Students, myself E.L. Narada. Today I will teach you metaphysical age. मेटाफिजिकल एज क्या है? जैसे आपने लिटरेरी टर्म्स पढ़े, ऐसे ही एज भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। मेटाफिजिकल एज या मेटाफिजिकल पोइट्री। यहाँ पर मेटाफिजिकल शब्द जो है दो शब्दों से बना है, मेटा और फिजिकल। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री कब प्रकाश में आई, कब इसका उदय हुआ। द लास्ट पार्ट of the Elizabethan age is known as the metaphysical age. इससे पहले हमने जो एलिजाबेथन पोइट्री पढ़ी थी, जो कि 1558 से 1603 तक रही, उसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ एलिजाबेथन एज का जो लास्ट पार्ट है वो मेटाफिजिकल एज के नाम से जाना जाता है। The poets of this age wrote both religious and secular poetry. इस युग के जो कवि थे, मेटाफिजिकल जो कवि थे, उन्होंने रिलीजियस कविता भी लिखी और सेक्युलर पोइट्री भी लिखी। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको हम कहते हैं। The term metaphysical poetry is used to describe certain types of 17th century poetry. मेटाफिजिकल शब्द जो है 17वीं शताब्दी की कुछ निश्चित प्रकार के पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। अर्थात 17वीं शताब्दी में जो कविताएं लिखी गई उनमें से एक विशेष प्रकार की कविता थी जिसको मेटाफिजिकल कविता कहा जाता है। मेटा मीन्स बियॉन्ड। मेटा का मतलब होता है परे, किसी चीज़ से परे या दूर होना। फिजिक्स मतलब फिजिकल नेचर, शारीरिक जो नेचर होता है उससे परे होना मेटाफिजिकल कहलाता है। शारीरिक चीज़ों से दूर जो कविता लिखता है वो मेटाफिजिकल कवि कहलाता है। Metaphysical poetry means poetry that goes beyond the physical world of the senses. इस तरह से मेटाफिजिकल कविता का मतलब क्या हुआ? ऐसी कविता जो फिजिकल सेंसेस से परे लिखी जाए वो मेटाफिजिकल कविता कहलाती है। It explores the spiritual world. जब फिजिकल वर्ल्ड से दूर ये कविता लिखी जाएगी तो फिर किसके बारे में लिखी जाएगी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में लिखी जाएगी। आध्यात्मिक संसार के बारे में जो कविता लिखी जाएगी उसको ज्ञान को हम मेटाफिजिकल कह सकते हैं। सांसारिक चीज़ों से परे अर्जुन से कहा गया कि हे अर्जुन, ये जो माया मोह है इसको त्याग दो। तो इसी तरह से जो मेटाफिजिकल कविता थी उसमें भी सांसारिक चीज़ों से परे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री बिगैन अर्लियर इन द जैकोबियन एज। मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी वो जैकोबियन एज में शुरू हुई थी। मेटाफिजिकल पोइट्री जैकोबियन एज से शुरू हुई मानी जाती है। यहाँ पर जैकोबियन एज आपको समझना जरूरी है। 1603 से 1625 का जो इंग्लिश पीरियड है उसको जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। 1603 to 25 ये जो एज है वो जैकोबियन पीरियड कहा जाता है और इसी पीरियड में मेटाफिजिकल पोइट्री जो है डेवलप हुई। मेटाफिजिकल पोइट्री वाज सटल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये चीज़ समझिए, मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ही सटल थी क्योंकि ये फिजिकल चीज़ों से परे लिखी जाती थी, तो सटल होना बहुत ज़रूरी था। सटल मतलब होता है सूक्ष्म, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी जटिल थी।
आत्मा, परमात्मा, मौत, इनके बारे में कविता लिखना इतना आसान नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, और ये आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता। द यूज ऑफ कंसीट वॉज वेरी कॉमन इन दिस पोइट्री। कंसीट रूपक, रूपक अलंकार, और रूपक में भी रूपक की चरमोत्कर्ष जिसको कहा जाता है कंसीट, जो बहुत जटिल रूपक होता है, वो बहुत कॉमन थे इस कविता में। एक आलोचक हुए हैं और उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में क्या कहा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेज। कॉम्बिनेशन का मतलब मिश्रण, और डिसिमिलर मतलब जो समान नहीं है ऐसी चीज़ों का। वैसे तो रूपक अलंकार में समान चीज़ों में कंपैरिजन की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कंसीट है, जो एक जटिल रूपक होता है, ऐसी डिसिमिलर चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री है, ऐसा जॉनसन ने कहा। द मेटाफिजिकल पोइट्स यूज्ड अनयूजुअल इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिकल जो कवि थे वो अनयूजुअल इमेजेस लेते थे। अनयूजुअल मतलब अस्वाभाविक तस्वीरें उठाते थे। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज, उनका जो ज्ञान का क्षेत्र था उससे अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र से वे अलग अलग तस्वीरें अपनी कविता में काम में लेते थे। कविता में वो साइंस की, गणित की, बायोलॉजी की, न जाने कौन कौन सी तस्वीरें वो लेते थे। अभी हम देखेंगे जॉन डन किस तरह से अपनी कविता में तरह तरह की इमेज लेता है। जॉन डन वॉज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द मेटाफिजिकल पीरियड। मेटाफिजिकल पीरियड का जो सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा देवदूत है, वो जॉन डन को माना गया है। जॉन ड्राइडन फर्स्ट रेफर्ड टू जॉन डन्स पोइट्री एज मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन ड्राइडन एक दूसरे विद्वान है न्यू क्लासिकल एज के, जिन्होंने जॉन डन की कविता को मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में परिभाषित किया सबसे पहली बार। सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने कहा कि ये जो जॉन डन है ये मेटाफिजिकल कवि है। ही यूज्ड दिस वर्ड, लिखा कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। डन, जॉन डन जो है वो मेटाफिजिक्स से प्रभावित है। हिज पोइट्री वाज कॉम्प्लेक्स, उसकी कविता बड़ी जटिल है। इट वाज फुल ऑफ कंसीट, ये रूपक से भरी हुई है। और कंसीट क्या है? एक सेंटेंस में अगर हम कंसीट को समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? कंसीट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन विच सम सिमिलरिटी इज देयर। कंसीट का मतलब होता है रूपक, लेकिन रूपक ये जटिल रूपक है। अ कंसीट इज ए कंपैरिजन। कंसीट एक तुलना होती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इन विच सम सिमिलरिटी इज देयर, जिनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ समानता होती है। इट वॉज फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कंसीट जो है वो आर्ग्यूमेंट से भरी हुई रहती है, उसमें तर्क वितर्क होते हैं। द पोइट स्पीक्स लाइक अ क्लेवर लॉयर, और जो कवि होता है जब कंसीट का प्रयोग करता है तो वो उसी तरह से बोलता है जैसे वकील जो है तर्क के बाद दूसरा तर्क देता है और अपनी बात को साबित करता है। द पोइट्स रोट पोइट्री अबाउट सोल, गॉड एंड डेथ एक्सेट्रा। कवि जो कि मेटाफिजिक्स थे, मेटाफिजिकल कवियों ने कविताएं लिखी किसके बारे में? सोल के बारे में, गॉड के बारे में, डेथ के बारे में, एक्सेट्रा, और भी ऐसे ही टॉपिक थे उनके बारे में। अमंग अदर मेटाफिजिकल पोइट्स आर अब्राहम काउले, हेनरी वॉम, रिचर्ड क्रेशो, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट हेरिक एक्सेट्रा। और भी कुछ कवि हुए हैं इस काल के, जिनमें अब्राहम काउले, हेनरी वॉम, रिचर्ड क्रेशो, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज, उन्होंने कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स के बारे में कविताएं नहीं लिखी। हर्बर्ट रोट द रिट्रीट, जिसमें वो बचपन में लौटना चाहते हैं, बचपन की यादों को याद करते हैं। दीज पोइट्स रोट अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक हॉर्टिकल्चर, फिलोसफी एंड रिजन। इन लोगों ने इन थीम पे कविताएं लिखी,
हॉर्टिकल्चर पे, नरविज्ञान, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र एंड रिलीजन, और रिलीजन के बारे में। द पोइट्री ऑफ दिस एज वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मेटाफिजिकल कवियों की कविता को समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जॉन डन कंपेयर्स हिज बिलोव्ड टू पिक्स फुट ऑफ द पेयर ऑफ द कंपास एंड हिमसेल्फ टू द मूविंग फुट। जॉन डन जो है उसने अपनी प्रेमिका की तुलना पिक्स फुट से की है। कंपास जो प्रकार होता है जिससे हम चित्र बनाते आए हैं, प्रकार जिसमें एक तरफ पेंसिल लगी रहती है, वो प्रकार। कवि जॉन डन उस प्रकार का जो फिक्स फुट है जो बीच में रहता है उसकी तुलना प्रेमिका से करता है, और जो घूमने वाला जो पेंसिल वाला जो फुट है उसकी तुलना खुद से करता है, लवर से करता है, और कहता है अगर वो फिक्स फुट हिलेगा अर्थात तो उसकी प्रेमिका का मन विचलित होगा तो निश्चित रूप से उनके प्रेम का जो गोला है वो बिगड़ जाएगा। और अगर प्रेमिका फिक्स रही, प्रेमिका हिली डुली नहीं, उसका मन विचलित नहीं हुई, तो उस जो प्रेम का गोला है वो बिल्कुल गोल बनेगा। इस तरह की तस्वीरें जो कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे नोट करते हैं। पहली विशेषता है अब्रप्ट ओपनिंग। एक तो मेटाफिजिकल कवि बिना सोचे समझे अचानक ओपनिंग कर देते थे। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, ओपनिंग हो जाती है उनकी कविताओं की। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री, ये मेटाफिजिकल कवियों की एक मुख्य विशेषता है। कोई भी मेटाफिजिकल कवि हो उसकी कविता की शुरुआत अब्रप्ट होती है, अचानक होती है। इन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोइम द कैनोनाइजेशन देयर इज गिवन ए ड्रामेटिक स्टार्टिंग। कैनोनाइजेशन जो कि जॉन डन की कविता है उसमें अब्रप्ट ओपनिंग को इस तरह से बताया गया है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। जॉन डन की जो कैनोनाइजेशन कविता है उसमें जो स्पीकर है वह तुरंत बोलना स्टार्ट कर देता है और क्या कहता है, भगवान के लिए तुम्हारी जुबान बंद कर लो और मुझे प्रेम करने दो। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। दूसरी जो विशेषता है मेटाफिजिकल कविता की वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वाज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल कवियों की दूसरी विशेषता है कंसंट्रेशन, एकाग्र ध्यान करना, ध्यान को एक जगह लगाना। इन ऑल पोएम्स द रीडर इज हेल्ड टू वन आइडिया और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। पूरी जो कविता होती है उसमें एक ही आइडिया होता है या एक ही आर्ग्यूमेंट होता है और उसी पे पाठकों को ध्यान आकर्षित करना होता है, न कि अलग अलग विचार। दे कंटिन्यू विद द थीम विदाउट डाइग्रेशन, और उन्हें बिना डाइग्रेशन के, बिना भटकाव के उस कविता के थीम पर ध्यान रखना पड़ता है। ये मेटाफिजिकल कविता की विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है एन एक्सपेंडेड बड़ा सा, एक्सटेंडेड का, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार, और एपिग्राम का मतलब होता है शुभाषित या यूँ कहें प्रशंसा के शब्द। प्रशंसा की जाती है मेटाफिजिकल कविता में, लेकिन वो उसको एक एक्सपेंड कर दिया जाता है। फिटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेटाफिजिकल पोएम, और ये मेटाफिजिकल कविता की एक अच्छी विशेषता है। नथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल नॉर इज एनी वर्ड वॉस्टेड। लेकिन जब उसको एपिग्राम के रूप में परिभाषित किया जाता है, सुभाषित के रूप में अच्छे शब्दों में किया जाता है, तो कोई शब्द वेस्ट नहीं किए जाते हैं। देयर इज ए वेरी स्ट्रेंथ इन द स्टाइल। स्टाइल जो होती है वो वरी होती है, वरी स्ट्रेंथ इन स्टाइल, बहुत ही अलंकृत होती है, सुसभ्य होती है। दो द वर्स पोम आर यूजुअली सिंपल, हालांकि उसकी वर्स पोम सिंपल होती है। दे आर यूजुअली सूटेबल इन एनफोर्सिंग द सेंस ऑफ द पोएम, और जो कविता की जो सेंस है उसको वे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। एनफोर्सिंग का मतलब होता है प्रभावशाली बनाते हैं। चौथी जो मेटाफिजिकल कविता की विशेषता है फॉन्डनेस फॉर कंसीट, रूपक एंड विट। कंसीट और विट के लिए बहुत फॉन्ड होते हैं, ये बहुत शौकीन होते हैं। इज़ द मेजर कैरेक्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ये मेटाफिजिकल कविता की मुख्य विशेषता है। डन
ऑफन यूजेस फैंटास्टिक कंपैरिजन। जॉन डन ने अक्सर बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक कंपैरिजन काम में ली है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड फेमस वन used by Dunn is the comparison of man who travels and his beloved who stays at home to a pair of compass। उसमें भी जॉन डन ने बहुत अच्छे तरीके से एक लवर की मनोदशा का वर्णन किया है, जो बिलाउड घर पे रहती है और जो लवर घूमता है, उनकी स्थिति को बताया है। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो 6 विशेषता है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री इज ए ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। किस चीज़ का मिश्रण है? पैशन और थॉट का। मेटाफिजिकल कविता जो है पैशन से भरी है, विचारों से भरी हुई है, यह हमें विचार देती है। टी.एस. इलियट एक विद्वान हुए हैं, थिंग्स दैट पैसिनेट थिंकिंग, और वे इसको पैसिनेट थिंकिंग कहते हैं। मेटाफिजिकल कविता को वो पैसिनेट थिंकिंग कहते हैं। इज़ द चीफ मार्क ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री, और ये मुख्य विशेषता है मेटाफिजिकल कविता की। देयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ इमोशन इन डन्स पोइट्री। जॉन डन की जो कविता है उसमें इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है इमोशंस का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर मेटाफिजिकल कविता के बारे में पढ़ा और समझा। आप इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।